नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। सितंबर में मौसम का सितम जारी है। उत्तर भारत में त्राहिमाम मचा हुआ है। जहां नजर घुमाइए सिर्फ पानी पानी दिखेगा। मैदानी इलाकों में नदियां तांडव मचा रही हैं, पहाड़ों पर चट्टाने दरक रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जलजले से लोग हैरान हैं, परेशान हैं, मदद की आस में बैठे हैं। दूर दूर तक इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि हर साल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबाही मचाने वाली बाढ़ इस बार हिमाचल और पंजाब का रुख करेगी। सबसे बुरी स्थिति इस वक्त पंजाब की है। सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में। राज्य को आधिकारिक तौर पर आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। पंजाब रो रहा है, मदद खोज रहा है। 40 साल बाद आई इस विनाशकारी बाढ़ ने 1988 की तबाही को पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल और कश्मीर की बात करें तो स्थिति बेहद भयावह है। सिंधु नदी प्रणाली में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल में भारी तबाही मचा रखी है। 31 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 220 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का आंकड़ा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जलजले का यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल में जल प्रलय है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के बाद स्मार्ट सिटी पानी पानी हो चुकी है। नोएडा, गाजियाबाद की सड़कें वाटर पार्क बन चुकी हैं। वहीं दिल्ली में यमुना तबाही मचाने के लिए आतुर है। ऐसे में सवाल बेहद अहम है कि हर बार यूपी, बिहार में तबाही मचाने वाली बाढ़ ने क्यों बदला अपना रुख? मानसून के पैटर्न में बदलाव दे रहे हैं क्या संकेत, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? इन सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। पंजाब देश ਜਦੋਂ भी देश संकट च आया तो पंजाब नाल खड़ा है, चाहे वो हरी क्रांति होवे, चाहे आज़ादी लैनी होवे, तो साडियां सब तो वध कुर्बानियां साडियां ने। ते अज पंजाब संकट च है तो मैं उम्मीद करदा कि देश पंजाब ना खड़ूगा। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आइए हम राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इंसानियत का धर्म निभाएं। आइए हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें। मेरी आप सबसे अपील है कि जिस पंजाब ने हमेशा देश पे आने वाली हर मुसीबत को अपने सीने पे लिया, जिस पंजाब ने देश के लोगों का पेट भरा, आइए हम सब मिलकर पंजाब के लिए योगदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल समय में हम सब लोग पंजाब के साथ डटकर खड़े होंगे। तो उत्तर भारत में स्थिति बेहद भयावह है। बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और हाल फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में और अधिक बुरी स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जहां भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से भारी तबाही मची है। 220 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही साथ 12,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ से हाहाकार और बड़ी तबाही, भारी तबाही मची हुई है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की, तो पश्चिमी यूपी और दिल्ली में अभी जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जहां सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं बारिश की वजह से ही, एक और जहां प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरों में, वहीं यमुना नदी भी उफान पर है। 2010 का रिकॉर्ड टूट गया है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली में बाढ़ आने का संकट जो है वो मंडरा रहा है। निचले इलाकों में इस वक्त पानी भर चुका है। यमुना अपने रौद्र रूप को दिखाने के लिए बेताब है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बनती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की ये तस्वीर है जहां पर सड़क में गड्ढे हैं और बारिश के पानी की वजह से जो वाहन हैं वो रेंग रहे हैं। भीषण जाम भी लग रहा है। इसके कारण आने जाने में लोगों को भारी समस्या हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और मौसम की मार, दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही, जिसका खामियाजा आम आदमी हर साल भुगतता है। लेकिन इस बार जो सबसे
हैरान करने वाली बात है वो ये है जिस तरीके से मौसम ने अपना पैटर्न बदला है। और मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून का पैटर्न भी बेहद ज़्यादा बदला हुआ नजर आया। इस बार बेहद भारी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने अपने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हर साल जिस पूर्वी यूपी और बिहार में बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती थी, उस बाढ़ ने अपना रुख बदल लिया है और इस साल पंजाब पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची हुई है। ये किन्नौर का मंजर देखिए जहां पर बाढ़ से किस तरीके से तबाही मची हुई है। चाहे बाढ़ की बात की जाए, चाहे बादल फटने की घटनाओं की बात की जाए, इसमें इजाफा देखने को मिला है। तो आपको बताते चले कि उत्तरी भारत इस वक्त पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और मौसम ने अपना पैटर्न, मानसून ने बदला है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक सुनीत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पर्यावरणविद एस.एन. पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का। सबसे पहले सुनील द्विवेदी जी, आप ही से प्रश्न लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, जहां की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। आगे कब तक राहत मिलने के आसार हैं? मौसम का जो डेटा है वो क्या कह रहा है इस वक्त? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सुनीत द्विवेदी जी। अपना आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, भारत में इस समय जो बाढ़ की स्थिति के जो कारण है, उनमें सबसे बड़ा कारण है परिवर्तन और जलवायु से जुड़ी अप्रत्याशित और तीव्र वर्षा। जब क्लाइमेट चेंज का असर होता है, ये आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है जी। तो इस समय जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है, तो इसकी वजह कारण सबसे बड़ा है कि हमने वनों की कटाई करी है, हमने शहरीकरण किया है, खराब जल निकासी की व्यवस्था शामिल है। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को भी प्रभावित कर रहा है। हमने नदियों के किनारे अतिक्रमण किया है, हमने वहां बसाहट कर ली है। इसी के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है, तापमान से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई भारत देश में हो, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है और इसके जो दिक्कतें उनका सामना कर रही है कि ग्लेशियर देखिए पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से हमारे समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघलने से छोटी छोटी झीलें, 1200 झीलें हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बन गई हैं, जिनका अगर ये झीलें इसी तरह बनी रही, क्योंकि जब हमारी ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके साथ मलबा भी आता है और इस मलबे के कारण ये बांध की स्थिति हो जाती है और छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मानसून का सीजन होता है हमारा जून से लेकर सितंबर तक, तो जो नमी का होती है, जो मॉइस्चर फीड होता है, वो लगातार अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से फ्लो होता रहता है पूरा उत्तर भारत में, उसमें हिमालय की तलहटी में इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो मॉइस्चर फीड इकट्ठा होता है, ये लगातार इकट्ठा होता रहता है और वो इतनी मात्रा में हो जाता है कि और जो हमारे भू संरचना होती है पहाड़ों की, वो नीचे गर्म हुआ। जब नीचे गर्मी होती है, हमने नीचे कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं, बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं, बड़े बड़े कस्बे बना दिए हैं, होटल बना दिए हैं, गेस्ट हाउस बना दिए हैं, हमने नदियों का रास्ता रोका है। तो मैं कह रहा था, जब ये मॉइस्चर फीड वहाँ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है तो क्लाउड बनते हैं और फिर ये होता क्या है, छोटी सी जगह में 1 या 2 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर ऊपर बारिश दर्ज होती है। तो जब 100 मिलीमीटर ऊपर बारिश कहीं दर्ज होती है तो उसको हम बादल फटना कहते हैं। और वहां पर जो झील होती हैं, जो झीलें बन गई हैं, उन झीलों में ये पानी गिरता है, तो उन झीलों के साथ इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और हमने क्या किया है कि जो हमारे नदियों का प्राकृतिक निकास था, जो उनका प्राकृतिक रास्ता था,
वो हमने सारा छेड़ दिया है, हमने उसको बर्बाद कर बिल्कुल दिया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुनील द्विवेदी जी कि हमने नदियों के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि काफी पहले से ये कहा जाता रहा है कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो तमाम डैम बने हैं, चाहे हम भाखड़ा नागल की ही बात करें, इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कहीं ना कहीं अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसका आम आदमी को, और उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है विभीषिका के तौर पर। सुनील द्विवेदी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, ये बहुत आगे आने वाले दिनों में बहुत भयंकर स्थितियां होने वाली हैं, जिसकी हमने कल्पना नहीं करी होगी कभी। एसएन पांडे जी होंगे, लौटूंगी आपके पास, सुनील द्विवेदी जी से इसकी जानकारी ले लेते हैं। सुनील द्विवेदी जी, हेलो जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज पहुंच पा रही है। बताएं आपका क्वेश्चन क्या था? जी आपका एक बार प्रश्न आप सुनील दोहरा द्विवेदी जी, देंगे? ये जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न बदल रहा है मौसम का, इसके पीछे की क्या वजह है? और अभी जो स्थिति बनी हुई है खासतौर से पंजाब और उत्तरी भारत की अगर बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, क्या लगता है कब तक ऐसे ही दौर से गुजरना पड़ेगा? देखिए, सामान्यतः जो है मानसून का मौसम जो हम लोग कहते हैं ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो मौसम होता है, उसमें ये आखिरी महीना चल रहा है, मतलब मानसून सीजन का। और हम सामान्य रूप से हम लोग ये जानते हैं कि लगभग 10 से 11 या 12 सितंबर तक मानसून का विड्रॉल होना शुरू हो जाता है, मानसून लौटना शुरू कर देता है। तो अब इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून जो है थोड़ा डिलेड होगा, उसका विड्रॉल 17 से 20 सितंबर के लगभग एक्सपेक्टेड है, और अप टू लेट अक्टूबर ये चलता रहेगा। तो थोड़ा सा लेट विड्रॉल होगा, लेकिन ये जो ज्यादा वर्षा हो रही है, इससे थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। अगले हफ्ते से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे अब इस स्तर की वर्षा जितना हो चुकी है अब नहीं होगी, थोड़ा वर्षा के स्तर में थोड़ा कमी आएगी, इसकी तीव्रता में और इसके मतलब जो इंटेंसिटी है थोड़ा कमी आने की संभावना अगले हफ्ते के बाद से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सुनील द्विवेदी जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अगले हफ्ते के बाद से वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस साल के मानसून की बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि बेहद अच्छा मानसून रहा, लेकिन जो बारिश है वो बेहद भारी बारिश जो है इस साल रिकॉर्ड की गई। इसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं सुनील जी? कैसे डिसाइड होता है कि इस बार जो है हैवी रेनफॉल होगी, हैवी से भी ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं जो वर्क करते हैं? जैसे मतलब सामान्यतः हम लोग जो है प्रतिशत में नापते हैं, मतलब प्रतिशत में बताते हैं, या परसेंटाइल बेस्ड होता है, या तो मतलब परसेंट या परसेंटाइल बेस्ड जो होता है, इसको नापने के तरीके होते हैं। तो सामान्यतः मानसून जो 100% वर्षा होती है उसको कहते हैं कि नॉर्मल या एवरेज रेनफॉल है, और 100% से अधिक जब रेनफॉल हो जाती है तो उसको कहते हैं कि अब नॉर्मल रेनफॉल है। 100% से नीचे होती है उसको बिलो नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं। भारत में ये वर्ष थोड़ा सा असामान्य वर्ष रहा है, जहाँ पर मतलब जो औसत से काफी ज्यादा वर्षा हुई, लगभग 106%, मतलब 6 से लेकर 7% लगभग अब नॉर्मल रेनफॉल इस साल हुई है, जो कि सामान्यतः नहीं देखा जाता है। 3 से 4 वर्षों से पिछले देखा गया था कि औसत से लगभग 1 से 2% प्लस माइनस रेनफॉल थी। इस बार लगभग 5 से 6% अधिक रेनफॉल हुई है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी मतलब चौंकाने वाला है। मतलब जिन इलाकों में हम लोग जानते थे कि बहुत अधिक वर्षा होती है या अच्छी वर्षा के, क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? ये जो परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, मानसून में जो परिवर्तन चेंज देखने को मिला है उसकी बात की जाए, अगर चाहे बाढ़ की ही बात की जाए, क्योंकि हर साल हम देखते आए हैं कि पूर्वी यूपी और बिहार में हालात जो हैं इस वक्त बाढ़ की देखने को मिलते थे, लेकिन ये जो शिफ्ट है वो अब नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है बेहद भयावह बनी हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है। एक तो हो गया तापमान का बढ़ना, तापमान जो है उसके बढ़ने के पीछे के जो कारक है वो आप मुख्य तौर पे मान सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग गैसेस, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना जी। और अनरेगुलेटेड या अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना, पुअर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, ठीक है। तो मतलब एक तो मतलब अर्बन प्लानिंग के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो है डिफॉरेस्टेशन एक मतलब बहुत बड़ा
इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तीसरा जो है ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या बिकॉज बिल्कुल। ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है, ये पूरा एटमॉस्फेयर और ओशन चेंज हो रहे हैं। जो सरफेस ऑफ द ओशन है वो बहुत सुनिए वार्म हो रही द्विवेदी है। जी, आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जो तमाम फैक्टर्स हैं, चाहे पोल्यूशन की बात की जाए, इसकी वजह से भी एक बेहद अहम कारक है जिसकी वजह से हम ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और एक जो तब वो है जगह है उत्तर भारत की, वो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रही हैं, मौसम की मार झेल रही हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी सबसे पहले प्राइम टीवी पर। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जिस तरीके का त्राहिमाम मचा हुआ है इस वक्त उत्तर भारत में, खास तौर से चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे हम दिल्ली की ही बात करें, जहां पर यमुना जो है वो तबाही मचाने के लिए आतुर है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? अदिति, इसके लिए हम लोग प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति से ज़्यादा इंसान ही जिम्मेदार है। जिस तरीके से पहाड़ों में डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, डायनामाइट से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, तो ये तो होनी ही है, ये तो होना ही है। आप देखिए कि बेतहाशा पेड़ों की कटाई चल रही है, डायनामाइट से पहाड़ गिराए जा रहे हैं। जब डायनामाइट से, देखो अपने यहाँ ज़्यादातर कच्चे पहाड़ हैं, जहाँ हरियाली होती है वहाँ मिट्टी ज़रूर होती है। तो पहाड़ में जब मिट्टी रहती है तो वहाँ डायनामाइट से जब आप पहाड़ उड़ा देंगे तो काफ़ी दूर तक क्रैक हो जाता है। बारिश का पानी जब उसमें धीरे 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 रिसता है तो वो गिर जाता है, लैंडस्लाइड होती है। यही पेड़ जो है पानी के बहाव को थामते हैं। तो पेड़ जब आप काट देंगे, पहाड़ को एकदम नंगा कर देंगे, तो इसी तरीके की विभीषिका आपको देखनी पड़ेगी। जहाँ तक ज़्यादातर बारिश का पानी पहाड़ से वेग से आता है और वही पानी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे पड़ोस में नेपाल है। नेपाल में जब बारिश होती है तो वो भी पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैल जाता है। वहाँ कुंड है, अथनी कुंड है और 2 कुंड है। उन नेपाल सरकार से बात होनी चाहिए कि भैया मेरे इसको ठीक करवाइए। हमारी तरफ विभीषिका बहुत, कोसी नदी है और तमाम नदी हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और बिहार में। तो वहाँ बेतहाशा नेपाल की वजह से आता है। नेपाल से गंभीरता से बात होनी चाहिए। 70 के दशक में नेपाल से कुछ बात हुई थी जिसका जो है वो लाभ भी मिला था, लेकिन अब वो बात, वो कंटिन्यूटी टूट गई है। दूसरी चीज, जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में दिक्कत क्या आ गया है कि अर्बन एरिया में हम लोगों के बचपन में शहर में आबादी के बीच में गड्ढे होते थे, बड़े बड़े तालाब टाइप के होते थे, तो आसपास का पानी उसी में चला जाता था। रियल एस्टेट वालों ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, सरकारी अधिकारियों से मिल मिला करके उस तालाब को भी बेच डाला। हर जगह आबादी हो गई तो बारिश का पानी जाएगा कहाँ? तैरिए भैया उसी में, तैरिए उसी में। बिल्कुल नरेंद्र जी, और शायद यही वजह है कि स्मार्ट सिटी के जो दावे किए जाते हैं वो बारिश होते ही खोखले हो जाते हैं। और तस्वीर हम देख ही रहे हैं किस तरीके से सड़कें जो हैं स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाती हैं। भाई वो पानी जाएगा कहाँ? जब आपने पानी इकट्ठा होने के रास्ते में, पानी जहाँ जाना चाहिए वहाँ आपने कॉलोनीज खड़ी कर दी हैं तो दिक्कत तो होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं रहने वाला अयोध्या जी का हूँ। अयोध्या सरजू नदी पे बांध बन गया। बांध बनने को, वो बांध लगभग 12-13 किलोमीटर का है। तो उस बांध के बाहरी क्षेत्र में नदी की तरफ के अपोजिट वहाँ तमाम कॉलोनी बस गई, घर बन गई, जबकि वो डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में मानचित्र पास नहीं होना चाहिए, मकान बनना नहीं चाहिए। अगर बांध में जरा सा भी क्रैक आएगा तो कम से कम 20 किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो जाएगा। लेकिन धड़ाधड़ कॉलोनी बन रही है और बिल्कुल बहुत महंगे जमीन उधर बिक रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी इस समस्या से निजात। ये समस्या कम से कम मैं इसको प्राकृतिक नहीं मानता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्लानिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन एसएन पांडे जी, जहां तक मेरी जानकारी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो फिक्स कर रखे गए थे COP15 सम्मेलन के बाद ही से, ये जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो तो हमने सेट कर दिए, लेकिन उस पर काम अगर देखा जाए तो वो
जमीनी स्तर पर देखने को कम ही मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो इसके लिए कोई सरकारें काम नहीं कर सकती हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से इस पे काम करना पड़ेगा। हमने प्राकृतिक जो भी संसाधन थे हमारे, चाहे पानी हो, चाहे हमारी ऑक्सीजन हो, अच्छी हवा हो, चाहे हरे पेड़ हो, हमने इनकी कटाई छटाई के लिए इनका सिर्फ दोहन किया है और कोई कंजर्वेशन नहीं किया है। हमें अब इस पे बहुत ठोस रूप से काम करना होगा, नहीं तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन का असर ये है कि लगातार देखिए बारिश हो रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे आप देखिए हर शहर का, हर नदी का हमने जो प्राकृतिक निकास था उसको बर्बाद कर दिया है। हर शहर में, एक गांव में एक प्राकृतिक निकास होता था, एक तालाब होता था जहां पानी पूरे गांव का या शहर का इकट्ठा होता था। आप इसमें लखनऊ हाई कोर्ट देख लीजिए, जो हमारा पूरे शहर का ड्रेनेज था, वो लखनऊ हाई कोर्ट हमने उस तालाब को भर के और वहाँ हाई कोर्ट की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो वहाँ पूरी दुनिया की ताकत थी जो पानी भरने से रोक दे। आप कितने भी पुलिस शर्ट लगा दीजिए, यही स्थितियाँ पूरे देश की हैं। हमने लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और हम बढ़ते तापक्रम पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एसएन पांडे जी, बड़ी बात तो ये है कि हर किसी को, हर व्यक्ति को, देश में अधिकतर लोगों को ये जानकारी है, ये मालूम है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बार बार इस पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहता है और हम चुप होकर तमाशा देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर आदमी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। हमें इसके लिए कल्चर डेवलप करना होगा अपने बच्चों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। हमको बताना होगा कि आगे अगली आने वाली पीढ़ियों को हम पानी, ऑक्सीजन और खाद्यान्न तभी दे पाएंगे जब हम इसका संरक्षण करेंगे, क्योंकि हम इस बात को भूल जाते हैं। आप देखिए अब मानसून अप्रत्याशित हो गया है, इसी के साथ आप लगातार देखिए कि अभी भी आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पे 34% से लेके और 25% तक बारिश कम हुई है। बगल में कानपुर और कानपुर देहात है, देहात में 33% बारिश कम हुई है और शहर में पूरी बारिश ज्यादा हो चुकी है। यहाँ करीब 40% बारिश ज्यादा दर्ज हुई है। यही इससे पूरे देश के पूरे शहरों की है। तो मानसून हमारा एरेक्टिक हो गया है और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और देखिए जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप देख रहे हैं 2050 में वैज्ञानिकों का कहना है कि सारे समुद्र के किनारे बसे हुए शहर डूब जाएंगे। हम इसको अभी बड़ी हंसी में लेते हैं और बड़ी पैनिक मानते हैं, अरे ये कहाँ होने वाला है। आप देखिए कितने टापू डूब रहे हैं, उनको अपनी सभ्यता बचाना मुश्किल हो रहा है। वो कैसे देश बने रहे ये सोच रहे हैं, वो डिजिटल हो रहे हैं। अभी आप देखिए एक कोई देश है जो टापू था, वो डूबने के कगार पे आ गया है और बिल्कुल लगातार ये स्थितियां बिगड़, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद आप वेनेजुला की बात कर रहे हैं। जी तो यही सभी ग्लेशियर्स पिघल गए। कैसे देश बना रहा हूँ, जब जमीनें नहीं बचेगी तो देश कैसे रहेगा। देश के लिए जमीन चाहिए, हमें आबादी चाहिए। तो जब ना आबादी रहेगी ना जमीन रहेगी तो देश कहाँ बचेगा। उसके लिए अब सोचना पड़ रहा है कि कैसे विस्तृत करें अपने देश को। तो यही स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और आप देखिए पहाड़ों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आगे भी आने वाली स्थितियां यही हैं। स्थिति लगातार बिगड़ रही है और चिंता की स्थिति भी बनी हुई है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम जो है परिवर्तित हो रहा है। सुनीत द्विवेदी जी क्या कहेंगे इस पर? इम्पोर्टेंट कंसर्न है ही है और इसका लगातार मध्यकारण जो है हम लोग पा रहे हैं कि नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स बढ़ गई हैं, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस जो है लगातार आ रही हैं। उसका मुख्य कारक जो है क्लाइमेट चेंज और मतलब अनरेगुलेटेड ग्रोथ है। और जैसा कि मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब इसके कारक है, मुख्य रूप से कारक हैं इसके। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट फेनोमेनन जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनका फ्रीक्वेंसी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो है मतलब एक तरह से इंटेंसिटी सब बढ़ रही है। सुनीत द्विवेदी जी, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं,
वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, ये संभावना जो है वो मानी जाती है। लेकिन इस बार की अगर बारिश की बात की जाए तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पानी बरसा है, रूरल एरियाज़ में कम। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और कितना नुकसान इससे आप मानते हैं कि फसलों को पड़ सकता है? देखिए, ये जो आपने बात कही है सामान्य तौर पर मतलब नहीं ऐसा कह सकते हैं, मतलब लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो ऐसे ट्रेडिशनली जो मतलब माने जाते थे कि यहाँ पानी ज्यादा बरसता है, उन इलाकों को छोड़ करके अब जो है धीरे धीरे पिछले 15 से 20 वर्षों में जो हमारा ऋतु चक्र बदला है और स्पेशली जो मानसून रेनफॉल का पैटर्न बदल गया है। जो हम लोग मानते थे कि ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं मतलब मानसून के कारण के लिए, जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट पार्ट या जो प्लेन्स थे, यहाँ के सेंट्रल प्लेन्स थे, उनको छोड़ करके उनसे इधर अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में या इन सब एरियाज में भी अब अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में मानसून रेनफॉल होनी शुरू हो गई है। वहाँ की सिटीज जैसे मतलब आप कश्मीर में आप पाएंगे इस बार काफी लैंडस्लाइड, डोडा के इलाके में, जम्मू में, है ना, अनंतनाग में, पुंछ में, सब जगह जो है लैंडस्लाइड आई और बहुत अच्छी खासी रेनफॉल हुई है। ये सब इलाके जनरली जो है इन सब ज्यादा पानी नहीं बरसता था, या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन सब इलाकों में भी पानी कम बरसता था, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात भी ऐसे ही था। तो हम लोग पा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मानसून पैटर्न शिफ्ट हुआ है और एक अच्छी खासी रेनफॉल जो है अब जो पहले जो अरावली से टकरा करके मतलब जो हवाएं जो है रुक जाती थी या सर्कुलेशन वहीं स्टॉप होता था, वहीं पे लोकलाइज्ड रेनफॉल होती थी, उसके आगे नहीं पड़ पाता था और मरुस्थल के इलाके में कहीं पानी बरसता ही नहीं था। अब आप पा रहे हैं कि जो चेंज ऑफ वेदर पैटर्न हुआ है और चेंज ऑफ सर्कुलेशन हुआ है उसके कारण जो है और इंक्रीज नंबर ऑफ मतलब ये जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, इनके कारण जो है अब इन सब इलाकों में भी जो है पानी बरसने लगा है और उस सिटीज को हमको तैयार करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग के लिए काफी काम करने की जरूरत है और पॉलिसी मेकर्स, क्लाइमेट मॉडलर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, है ना, ये सब ज्वाइन करेंगे हैंड्स, तब कहीं जा करके इस बहुत बड़ी आपदा से बिल्कुल। सुनील द्विवेदी जी, क्या ये माना जाए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें भी अपनी पॉलिसीज को क्लाइमेट से कोप अप करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चेंजेस लाने पड़ेंगे? वही एक रास्ता है, वही एक विधान है और कोई तरीका नहीं। हम लोगों को, सभी लोगों को, जैसे अब जैसे प्रॉस्पेरिटी आती, जैसे जैसे हम लोग डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं। हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी वाले संयंत्रों पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको निकालने का या उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास अभी भी कार्बन कंबस्शन या कोल कंबस्शन का ही तरीका है। वो अगर कार्बन या मतलब आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को छोड़ दिया जाए, अगर केवल थर्मल पावर देखा जाए, थर्मल पावर का मेन जो सोर्स है वो कोल है। आप जब भी जितना भी कोल आप जो है कंबस्शन करें या जितना भी कोल आप जो है जलाएंगे, उतना ही कार्बन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में और उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो हमको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमको सोलर एनर्जी की तरफ, हमको विंड एनर्जी की तरफ। बिल्कुल सुनील द्विवेदी जी, और यही वजह है शायद कि हमारा टारगेट भी है कार्बन एमिशन को 1% तक करना। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, बिना कार्बन किए इससे निजात नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे इस पर? और खास तौर से जो लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर टूरिस्ट हब बन रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो टूरिस्ट जा रहे हैं पहाड़ों पर, उसकी वजह से भी पहाड़ जो है वो संकट में है। और जाहिर सी बात है कि पहाड़ अगर रोएंगे तो आंखें लाल मैदानी इलाकों की भी होगी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आज। देखो ऐसा है, बैलेंस बना रहना चाहिए। टूरिस्ट जाएं, जो पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जीविका भी चलनी चाहिए, लेकिन टूरिस्ट और वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे वहाँ का जो इकोसिस्टम है वहाँ का गड़बड़ हो, बैलेंस गड़बड़ हो। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और समस्याएं जो आती हैं, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान संभव न हो। समस्याएं नेचुरल कम है, आर्टिफिशियल ज़्यादा है, हम लोगों के द्वारा पैदा की हुई समस्याएं ज़्यादा है। तो अगर हम लोग अपने अंदर सुधार करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे तो स्थितियां सुधर सकती हैं। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। हालांकि मैं पर्यावरणविद तो नहीं हूँ, न तो मौसम वैज्ञानिक हूँ, लेकिन जो तजुर्बा थोड़ा बहुत है उस आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बाकी एक्सपर्ट तो द्विवेदी जी और पांडे जी हैं, ये अच्छी चीज़ बताएंगे। मुझे लगता है कि इसमें हर आदमी को कोऑपरेट करना चाहिए और बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं,
कई चीज़ें हैं, जैसे हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। जिसके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है उसके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। तो कार्बन का उत्सर्जन तो वहां भी हो रहा है ना, गाड़ियों से भी। तो ये सब कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में ही तो जा रहा है। वायुमंडल, अच्छा पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक मकान होता था, सब लोग मिलकर रहते थे, 2 गाड़ियां होती थी, 50 लोगों का परिवार होता था। गाड़ियां नहीं भी होती थी, साइकिल से लोग चलते थे। अब सारी स्थितियां बदल गई हैं। हम अपने पैर में लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर चेते नहीं तो इसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत घातक होंगे। जैसे अभी पांडे जी शायद बता रहे थे कि 2050 में समुद्र का आकार बढ़ेगा, तमाम चीज़ें, स्थितियां बिगड़ेंगी। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अभी कुछ वर्ष पहले सुनामी आया था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया था, फिर भी हम लोग नहीं चेत रहे हैं। कोई आफत आती है, जब तक वो आफत रहती है तब तक चिंतित रहते हैं। जैसे वो आफत निकल गई फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। मुझे लगता है इस पर गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी बात नरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि जब तक आफत आती है तब तक सबको उस पर चर्चा करनी होती है, बहस करनी होती है, चिंता जतानी होती है कि भाई आफत आई है, लेकिन उसके बाद भी वही काम जो है दोबारा देखने को मिलता है। लोग जो हैं सुधरते नहीं हैं। एसएन पांडे जी क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, अब आज की तारीख में अगर हम आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोक भी देते हैं तो अभी नया शोध एक हुआ है, हम ग्लेशियर पिघलने को नहीं रोक सकते हैं। आज की तारीख में ये स्थित है कि ग्लेशियर पिघलेंगे, और आप जानते हैं जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हमारी गंगा यमुना जो जीवन दायिनी नदियां हैं, जिनके किनारे करोड़ों के लोग रहते हैं, जिनको पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था इन नदियों से होती है, वहाँ क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। ये भी बहुत दिन दूर नहीं है कि ये भी कुछ सालों में बिल्कुल नाला ऐसी परिवर्तित हो जाएंगे। अभी भी आप देखिए यही स्थिति हो भी जाती है। लेकिन हमें जो हमने नदियों किनारे बसाहट की है, विकास करना जरूरी है, लेकिन जो हमारा डूब क्षेत्र है उसको तो आप छोड़ दीजिए, जो हमारा ड्रेनेज है उसको तो छोड़ दीजिए। ये सरकार कर सकती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हमको सबको मिलकर रोकनी। पांडे जी मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। ये जो रिवर फ्रंट के नाम पर नदियों को समेटा जा रहा है, इसके दुष्परिणाम आगे क्या निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए अब इनके भी दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि जब तक हम नदियों के किनारे बसाहट नहीं रोकेंगे, नदियों के डूब क्षेत्र को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम इनके जो प्राकृतिक ड्रेनेज था, जो प्राकृतिक हमारा विकास था, उसको नहीं बहाल करेंगे, तब तक ये स्थितियां इसी तरह रहेंगी। और आप देखिए समुद्र महासागर हमारे गर्म हो रहे हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है, और लगातार एक्सट्रीम इवेंट की घटनाएं पूरी दुनिया इस तरह को झेल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश में दिक्कत है, पूरी दुनिया में ये दिक्कत है। हमें इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से इस पर काम करना होगा। अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि भैया हमें एसी बंद कर दो, एसी नहीं बैठे हो, लाइट बंद कर दो, कम गाड़ियों से हो। हमारे घर में हम 5 भाई से 1 आदमी, आज 10 गाड़ियां हैं, यही इससे घर की है। बिल्कुल एसएन पांडे जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जागरूक करना बेहद जरूरी है, और ना सिर्फ जागरूक करना बल्कि इस बात के लिए भी समझाना बेहद जरूरी है इस जनरेशन को भी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना बेहद आवश्यक है, वरना खामियाजा जो है वो हमें देखने को मिलता रहता है। चाहे हम 2013 की केदारनाथ आपदा की ही बात कर ले, बेहद भयावह वो त्रासदी थी जिसका मंजर अभी तक हम भूले भी नहीं हैं, और ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आती ही रहती हैं। सुनील द्विवेदी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम सही बात है, मैं सहमत हूँ बाकी दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ कि ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब लोगों को अपना अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसी एक सरकार की या किसी एक कंट्री की या किसी एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब लोगों को जुड़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अपना जो कार्य है उसको बखूबी करना पड़ेगा, तभी हम उसको निपट पाएंगे। जैसे मतलब आप समझे कि एग्रीकल्चरल पैटर्न प्रभावित हो रहा है, तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को, क्लाइमेट मॉडलर्स को, और बाकी जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने कह भी रहे थे कि एनर्जी नीड्स हमारी बहुत बढ़ रही है। हमको जैसे ऊर्जा का जो है ना, ऊर्जा हमेशा जो है कहीं ना कहीं से आती है, कोई नेचुरल सोर्स होते हैं, उसका दोहन करके, उसका एक्सट्रैक्शन करके ही ऊर्जा जनरेट होगी। तो जैसे हम अपनी एनर्जी डिमांड को हम कम कर पाए। दूसरा जो है बैटरी या जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनको लेकर के सरकारों को और मतलब इनको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में धीरे धीरे जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां या गैसोलीन से चलने वाले संयंत्र को बंद करके
ज्यादा तेजी से हम लोगों को हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा। अधिक से अधिक सब्सिडी देना चाहिए इसमें, और इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि कार्बन कंटेनिंग गैसेस से मतलब उससे जो मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो से कार्बन निकल रहा है उसको कम कर पाए। जैसे हमने आपको पहले बताया कि बिजली के लिए जितना भी कार्बन मतलब एनर्जी यूज करती है उसको हम लोग सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का करने के प्रयास, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने पड़ेंगे, एक फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सुनील द्विवेदी जी, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं खोज भी लिए हैं। जिस तरीके से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, उसके लिए जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो तो सरकार के पास हैं, लेकिन अभी बहुत अधिक परिणाम उसके देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक भारत अपना जो लक्ष्य है वो अचीव कर सकता है? वही हम कहना चाहते हैं, केवल सरकार की बात नहीं है, सबको इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हर एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऐसा वातावरण या ऐसा जो है क्लाइमेट ना बना के जाएं कि जिसमें उनको रहना जीना ही मुश्किल हो जाए। इतना एनवायरनमेंट को जो है इतना पॉल्यूट ना करें या एनवायरनमेंट को इतना खराब ना कर दें कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग योगा भी ना कर पाए। तो अभी हमारे पास ज्यादा पहले बताया था बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अगर हम चाहें तो चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एक हमने बताया आपको एनर्जी नीड्स के बारे में बताया हमने आपको, एक फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को लगा करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे एग्रीकल्चरल पैटर्न्स होते हैं, मतलब जैसे हाइब्रिड क्रॉप्स के साथ हम लोग आ सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को वहाँ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग जो अर्बन सिटी प्लानिंग है इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये है कि क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना, कार्बन के को कम करना। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज का जो नुकसान हो चुका है और उससे हम लोग जो जानते हैं कि अब आगे आने वाले भविष्य में कहाँ आपदाएं आने वाली हैं, उसकी अब गणना हो जाती है, फोर वार्निंग हो जाती है, और उसको भी और उसको समृद्ध करने की जरूरत है। तो सोइंग, राइपनिंग, हार्वेस्टिंग के जो तरीके होते हैं उनको किसानों को पहले से फोर वार्निंग कर देना, जिससे कि बहुत ज्यादा जो नुकसान है। बिल्कुल सुनील द्विवेदी जी, सबसे अहम बात यही है कि आज का भारत जो है वो बहुत अलग है। आज का जो भारत की तस्वीर है वो बेहद अलग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमें पहले ही अलर्ट मिल जाता है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ये जानकारी मिल जाती है हमें कि कहाँ पर सुनामी आने वाली है, कहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, कहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है, संभावना कहाँ अधिक है। ये तमाम उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण का ध्यान भी रखना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देना पड़ेगा। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, अभी पांडे जी गंगा यमुना जी की बात कर रहे थे तो उसी से मुझे टिहरी की याद आ गई। एक समय था, देखो जो सत्ता और कैपिटलिस्ट का गठजोड़ भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैपिटलिस्ट में वो रियल एस्टेट वाले भी आ गए और जो कल कारखाने बनवाते हैं वो भी आ गए। तो जैसे टिहरी शहर को पूरा खाली करवा करके उसको डैम में कन्वर्ट कर दिया गया। आप बताइए, मुझे लगता है कि 700-800 फीट ऊंची वो डैम है। पांडे जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? लगभग 800 फीट ऊंची डैम है वो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आप कल्पना करो उस डैम में किसी भी समय अगर कोई दरार आती है तो प्रयागराज तक शहर प्रभावित होंगी। क्या स्थिति होगी उसके आसपास के इलाकों की, क्या स्थिति होगी हरिद्वार की। तो ये जो सत्ता और कैपिटलिस्ट का जो गठजोड़ है, कभी कभी ये व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से विनाश का रूप ले लेता है। मुझे लगता है इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं टिहरी के कुछ लोग मेरे परिचित हैं, आप यकीन नहीं मानिएगा कि वो लोग रो रहे थे जब उनसे टिहरी खाली करवाया जा रहा था, लेकिन कौन सुनने वाला है। जब सत्ता का संरक्षण मिल गया कैपिटलिस्ट को तो कौन सुनने वाला है। बिल्कुल नरेंद्र जी, और ये भी जाहिर सी बात है कि जो लोग पहाड़ के लोकलाइट्स हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें किस तरीके से रहना है। लेकिन जो सैलानी जाते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं, उनकी वजह से ये देखा गया है कि पहाड़ में पोल्यूशन भी बढ़ता नजर आया। चाहे कचरा डंपिंग की बात की जाए, कहीं भी बॉटल्स फेंक देना प्लास्टिक की, ये बेहद ज़रूरी है कि उनके अंदर भी एक सिविक सेंस जो है वो डेवलप हो कि हम अगर पहाड़ पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। देखो मैं आपको बताऊं,
इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़े दिन पहले नॉर्थ ईस्ट गया था। नॉर्थ ईस्ट के जो लोकल सिटीजन हैं वो इतने डिसिप्लिन हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, अगर एक गाड़ी उनकी कहीं फंस गई है तो जो पीछे वाली गाड़ियां हैं वो क्यू में लगती हुई चली जाएंगी, वो ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगी। इस घटना का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन जो है नहीं रहेगा तो इस तरीके की जो असंतुलन है वो सामान्य रूप से देखने को मिलेगा। आपको मैं बताऊं, इसके लिए जो भी पहाड़ में जाए टूरिज्म के दृष्टिकोण से, उसको कुछ नॉर्म्स हो फॉलो ही करना चाहिए। जैसे अगर आप विदेश जाने लगिए तो आपको वीजा लेना पड़ता है, वैसे ही पहाड़ों में जाने के लिए लोकल लोगों को भी कुछ नॉर्म्स ऐसा बना दिया जाए जिसको फॉलो करना जरूरी हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हर आदमी गंभीर होगा और इसको लेकर के चैतन्यता दिखाएगा। हो क्या रहा है, अनाप शनाप जिंदगी, लोग मैदान के लोग जीत जाते हैं वहाँ तो पिकनिक मनाने जाते हैं, भाई टहलने थोड़ी जाते हैं। तो अगर आप पिकनिक मनाइएगा तो दिक्कत तो होगी ही, और वो दिक्कत दिखाई पड़ रही है, दिक्कत हो रही है। एसएन पांडे जी, लोगों में सिविक सेंस की अगर बात की जाए, बेहद कमी देखने को मिलती है, खासतौर से पर्यटकों में, सैलानियों में जो पहाड़ पर घूमने जाते हैं, और इसका खामियाजा जो है वो आगे समय में पहाड़ी लोगों को झेलना पड़ता है। वो भी हमने देखा, तस्वीरें बेहद भयावह थी, चाहे केदारनाथ आपदा की बात की जाए, चाहे अभी हाल ही में थराली में जो बादल फटने की घटना हुई थी, भारी तबाही उसमें भी मची थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो पहाड़, वो एरियाज पहाड़ी जहाँ पर कभी कम ही टूरिस्ट जो होम स्टेज थे वो देखने को मिलते थे, आज के दौर में अगर बात की जाए तो पहाड़ों को काट काट कर वहाँ पर टूरिस्ट हब बनाने के चक्कर में होम स्टेज और बिजनेस क्लास को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि हम परिवहन में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह ई साइकिल वाहन या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। भोजन में मांस और डेयरी उत्पादों का सेवन कम करें, शाकाहारी भोजन अपनाएं। ऊर्जा में घरों की ऊर्जा कुशल उपकरण एलईडी बल्ब का प्रयोग करें, और बिजली न इस्तेमाल होने वाले बिजली उपकरणों को बंद कर दें। हम पेड़ लगाएं। देखिए, हर सरकार करोड़ों पेड़ लगाती है, लेकिन हम ये जिम्मेदारी सरकार की समझते हैं कि वो आके पानी लगाएगी और ट्री गार्ड लगाएगी। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे दरवाजे जो पेड़ लगाए उसमें हम पानी पूरे साल दें, उसमें ट्री गार्ड लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसको बड़ा करें। बिल्कुल एसएन पांडे जी, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जब एनवायरमेंट डे आता है तो हम देखते हैं कि तस्वीरों की सोशल मीडिया पे होड़ लग जाती है कि हम जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन भले ही कुछ दिनों के बाद वो पेड़ सूख जाता है। ये जो दिखावा करने की जो एक कोशिश की जाती है कि भाई हम एनवायरनमेंट को लेके बेहद चिंतित हैं, चाहे वो हम तमाम नेताओं की बात करें चाहे आम आदमी की बात करें। एक पेड़ को लेके 10 लोग फोटोग्राफी कराते हैं और अखबारों में छपवाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें उस पर अब काम करना पड़ेगा। हमें जलवायु परिवर्तन और मौसम आधारित खेती करनी पड़ेगी। हमें वो किस्में बोनी पड़ेगी। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का सारा सबसे ज्यादा नंबर 1 है खाद्यान्न उत्पादन पे, नंबर 2 मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, नंबर 3 विस्थापन। ये तीनों समस्याएं बिल्कुल सुरसा के मुंह की तरह खड़ी हुई हैं, और अगर इनसे अभी भी हम नहीं खेलते तो आने वाले स्थिति जो आप देख रहे हैं कि धराली ऐसा कस्बा 10 मिनट में गायब हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। यही स्थितियां सभी जगह होने वाली हैं। आप देखिए, मैंने इस बात की रिसर्च करी है कि पिछले 4 साल में जो टेम्परेचर 12 बजे कभी 40 ऊपर होते थे, कंक्रीट के जंगल जो हमने बड़े शहरों को बना दिया है, चाहे हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, वो टेम्परेचर 10:30 बजे हो जाते हैं। तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम होगी, और जब हमारी कार्य करने की क्षमता कम होगी तो हमारा आर्थिक नुकसान होगा, हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी। ये सारी चीजें बहुत सोचने वाली हैं, और हम इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सरकारों पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं आप सरकार ने कुछ नहीं किया, वो कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो कहते बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जबकि हमें जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ रही हैं, हमारा पृथ्वी का तापमान, हमें रोकना, हर आदमी काम करना है, हमें घर से काम शुरू करना है। ये
बिल्कुल एसएन पांडे जी, घर से काम शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि मौसम जो है वो लगातार चेतावनी दे रहा है। प्रकृति लगातार इंसानों को चेता रही है कि अब सुधर जाओ। हालांकि सुधार जो है वो कम ही देखने को मिल रहा है। सुनीत द्विवेदी जी, क्या कहेंगे इस पर? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि पहाड़ों को मतलब काटना या वहाँ पे अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट करना, साथ में जो रिजाइड टेरेन्स होते हैं जहाँ पर मतलब जो थोड़ा कच्चे पहाड़ हो, जैसे कि हिमालय या वेस्टर्न घाट जिसको कहा जाता है, वो अगर इसमें इस तरह की चीजें करते हैं तो वहाँ के जो पूरा टेरेन होता है उसको डिस्टलाइज करते हैं, जिसका लंबे समय में असर पड़ता है। लैंड स्लाइड ऐसे जुड़ी घटनाएं जो होती हैं उनमें और बढ़ोतरी होती है। और साथ साथ हम लोग जानते भी हैं कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम भी है और धीरे धीरे रनाव बढ़ रहा है, और मतलब लैंड रनाव बढ़ा बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लडिंग जो होता है। ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सुनीत द्विवेदी जी, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन सुनीत द्विवेदी जी, क्योंकि ये माना जाता है कि बारिश जो है वो काफी कुछ बता देती है। बारिश कैसी हो रही है इस पर निर्भर करता है कि आने वाला मौसम जो है वो कैसा होने वाला है। इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे आप बारिश हमने इस बार देखा कि थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड रेन थी। इस बार जो है सामान्य से अधिक वर्षा हुई। तो यदि हम पा रहे हैं कि लेट विड्रॉल कारण क्या होगा कि अक्टूबर तक धीरे धीरे विड्रॉ होगा मानसून। जब अक्टूबर तक विड्रॉ होगा मानसून तो आपको क्या होगा कि तो लेट विंटर में जो बीमारियां जो होती थी, पहले विंटर के फर्स्ट हाफ में बीमारियां खत्म, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब जो बीमारियां हैं ये अक्टूबर नवंबर की सीजन जनरली होती हैं। वाटर बॉडीज उसके बाद जनरली नहीं बनती हैं। तो अगर आप लेट मानसून विड्रॉल होगा, अक्टूबर के महीने में भी अगर पानी बचा रहेगा तो फिर ये मच्छर से जुड़ी हुई बीमारियां जो होती हैं वो नवंबर तक जा सकती हैं या अगली दिसंबर तक जा सकती हैं। तो आप मानिए कि जो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनमें भी इसीलिए बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप मलेरिया, चिकनगुनिया या वेक्टर बोर्न डिजीज जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, पानी से जुड़ी हुई जब बीमारियां होती हैं, ये इनमें भी आप देखेंगे कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही, इनका नंबर बढ़ रहा है और अलग अलग इलाकों में भी हो रहे हैं और इनका सीजन भी बदल रहा है। तो मौसम में या रेनफॉल में परिवर्तन जो होता है वो दूसरे और बड़े फैक्टर्स को भी मतलब चेंज करता है। सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न चेंज होते हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज होता है और साथ साथ बीमारियों की जो आवृत्ति है, बीमारियों का जो होने की जगह सुनीत जी, लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक जा सकता है, लेट मॉनसून हो चुका है, ऐसे में एक बड़ा प्रश्न मन में ये भी उठ रहा है सुनीत जी, क्योंकि ये वही समय आ जाता है जब साउथ इंडिया जो है वो बारिश का दौर देखता है। अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून का दौर चल रहा है और साउथ मानसून जो है, माफ कीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट मानसून का दौर है अभी, और साउथ में भी मानसून जो है वो एक्टिव हो जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्या दिक्कत परेशानी जो है वो और अधिक बढ़ने वाली है? नहीं, देखिए मानसून जो होता है उसका ऑनसेट होता है, विड्रॉल होता है। मानसून जो है क्रमिक रूप से जून से लेकर के सितंबर के महीने में बार बार नॉर्थवर्ड प्रोपेगेट होता है और पीछे की तरफ जाता है। फाइनली मानसून जो होता है वो भारत के इलाके से विड्रॉ करता है लगभग 10 से लेकर के 12 सितंबर, 10 से लेकर 15 सितंबर तक। इस बार ऐसा पाया जा रहा है, जो गणनाएं हैं मॉडल्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मानसून थोड़ा सा लेट विड्रॉ होगा। 17 से लेकर के 20 सितंबर तक अभी तक सामान्यतः बताया जा रहा है कि मानसून के विड्रॉल की फिनोमेनन शुरू होगी। तो जब मानसून विड्रॉ करना शुरू करता है हिमालय से, धीरे धीरे इसका विड्रॉल होता है और आपका लेट अक्टूबर मतलब लेट दिसंबर तक ये खत्म हो जाता है इन जनरल। लेकिन इस साल ऐसा माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक भी ये मानसून रेनफॉल रह सकता है। तो मतलब सीजन जो है बढ़ रहा है। इसको समझ लीजिए कि लेंथनिंग ऑफ मानसून सीजन कह सकते हैं। जो हमारा 122 दिन का मानसून सीजन होता है, इसमें प्लस माइनस 8-9 दिन की इस बार बढ़ोतरी, प्लस 8 दिन की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक हफ्ते मानसून सीजन बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा मानसून सीजन, तो उसके बाद जो है अगर पानी बचा रहेगा तो पानी के कारण जो है तो दूसरे मतलब अदर फैक्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे कारक होते हैं। मतलब सॉइल मॉइस्चर बढ़ेगा, उसके बाद जो है। सुनीत जी, किसानों के लिए कितनी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है इस मानसून की वजह से? एक तो ये है कि हम जो आपको बताए थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, एक बहुत तेजी से अलार्मिंग एक सिग्नल दिख रहा है, वो ये हो रहा है कि बीमारियां जो आपको हमने बताया ना, जो से सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां जो होती हैं बिकॉज ऑफ रेनफॉल पैटर्न, उनको वो होती हैं मच्छरों से जुड़ी बीमारियां जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं
स्पेशली जो होते हैं सेंट्रल और मतलब मैदानी इलाकों में, और आप समझिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वो होता है मच्छर से जुड़ी बीमारी, जिसको मलेरिया कहते हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया, और ये आजकल डेंगू है ना, डेंगू, ये सब बीमारियां जो होती हैं, इनका ये होता है कि इनके लिए आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और उनको जो मतलब मच्छरों से पैदा होने के लिए आपको मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर वगैरह जो होता है, एक टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होगा, उसी में वो पैदा होते हैं। तो अगर आप लेट विड्रॉल ऑफ मानसून हो रहा है तो वाटर बॉडीज जो है वो लेट तक बनी रहती हैं। वाटर बॉडीज अगर लेट तक बनी रहती हैं तो ब्रीडिंग साइट्स भी जो होती है वो लेट डेवलपमेंट उनका होता रहता है। तो आपको जो मच्छर, तो क्या सुनी द्विवेदी जी, ये माना जा सकता है कि क्योंकि मॉनसून लेट से विड्रॉ हो रहा है, इस वजह से क्या ठंड जो हर साल पड़ती है उस तरीके से ही पड़ेगी, या इस बार जो ठंड का सीजन है वो भी शिफ्ट हो जाएगा? ठंड का सीजन मतलब ठंड के जैसे मतलब अगर ज्यादा रेनफॉल हुई रहती है तो थोड़ा सा ठंड बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, उस साल थोड़ा ठंड बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है, ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना रहती है। ठंड की तीव्रता में जो है ठंड थोड़ा ज्यादा तीव्र होने की संभावना रहती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ सीजन जो होता है वो ज्यादा। ठीक है नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जैसा कि सुनील द्विवेदी जी बता रहे हैं कि अब चुनौती ये भी है कि बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि मानसून जो है वो लेट से विड्रॉ हो रहा है, बीमारियां बढ़ेंगी, आने वाले समय में ठंड में भी इजाफा देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या सरकार को अब इसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए? जो आप मुझसे पूछ रही हैं, इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। प्लांटेशन की बात अभी चल रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद 65-70 सालों में प्लांटेशन के लिए सरकारों मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी कर रहा हूं, सरकारों ने प्लांटेशन के लिए जितना पैसा वन विभाग को दिया है, आप यकीन मानिए अगर उन पैसों का सदुपयोग हुआ होता तो जहां आज हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो द्विवेदी जी हों, चाहे पांडे जी हों, या हम लोग हों, यहां भी जंगल होता, ये पक्का मानिए आप। प्लांटेशन के नाम पर मिले पैसों की इस कदर लूट हुई है कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकती हैं। इस सरकार ने अभी घोषणा की थी जून में कि 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इतने पौधे लगे होंगे, और लगे होंगे तो उसमें से कितना जीवित है इसका एक सर्वे होना ही चाहिए। तो जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो हमारे यहाँ प्लांटेशन को भी खा जा रहा है। बिल्कुल। और प्लांटेशन न होने की वजह से ये जो तमाम मौसम संबंधित जो दुश्वारियां देखी जा रही हैं, इसका ये बड़ा कारण ऐसा मैं मानता हूँ। नंबर एक चीज, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए कि प्लांटेशन के चक्कर में, वन विभाग के चक्कर में मैं सवाल भूल गया। बिल्कुल, मेरा प्रश्न है सरकार को प्रबंध करना चाहिए, सरकार को क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि द्विवेदी जी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो पैर पसारती दिखेंगी और उनमें इजाफा भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारे यहाँ एक बेसिक कमी है। बयान तो लंबे चौड़े आते हैं, तैयारियां कोविड की ही तरह होती है। ये फरवरी में ही पता चल गया था कि कोविड भयंकर रूप से आ रहा है, लेकिन तैयारियों का क्या आलम था ये हम सभी ने देखा है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन होता है, उसकी भी तैयारी आप बहुत पहले शुरू कर देती हैं, फंक्शन के छोटे बड़े के अनुपात में। तो अगर बीमारियां आने का वैज्ञानिक लोग आकलन कर रहे हैं, पूर्व चेतावनी दे रहे हैं, तो सरकार को पूरी तरह इसके लिए तैयार होना चाहिए, अपनी मशीनरी को इसके लिए तैयार रखना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है बयान खूब आएंगे, कितनी तैयारी होगी वो आप भी देखिएगा और हम लोग भी देखेंगे। बिल्कुल नरेंद्र जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार को तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन कितनी तैयारियां होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा उत्तर भारत बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, आंसुओं का सैलाब बह रहा है, पंजाब रो रहा है और
मदद की गुहार लगा रहा है। और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आप जिस जगह पे हैं वो सुरक्षित है, आपको इससे कोई खतरा नहीं, तो अभी वक्त रहते चेत जाइए, सावधान हो जाइए और प्रकृति के संरक्षण के लिए कदम उठाइए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।